हेलो बच्चों, हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन को पार्ट 4 में पढ़ा। अब बारी है पार्ट 5 की। पार्ट 5 में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को और आरएनए के बारे में जानकारी लेंगे। आरएनए कितने प्रकार का होता है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और हो सकेगा तो ट्रांसलेशन तक आगे इसे कैरी करेंगे। फिलहाल पार्ट 5 में चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आपको सेंट्रल डॉगमा की इंफॉर्मेशन तो होगी, वॉटसन क्रिक ने जो दिया था सेंट्रल डॉगमा, दैट इज डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना बच्चों कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, वाइल आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन बच्चों क्या कहलाता है, उसमें मैंने पढ़ाया है, उसे बोलते हैं बच्चों ट्रांसलेशन। तो हियर यहां हम पढ़ रहे हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बात है उन्हें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। Process of copying genetic information from one strand of the DNA into the RNA, इसे एक टर्म दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर से पढ़ेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए में छुपी है उसके केवल एक थ्रेड को ही आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है वन, है ना। ऐसे स्टेटमेंट देकर के आपको फंसा सकता है। यहाँ पर बोल सकता है फॉर्म द होल डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द इनटू द आरएनए, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर एक स्ट्रैंड डीएनए का ये रहा, इसकी पोलैरिटी बच्चों 3 डैश है और ये 5 डैश है। यहाँ पर एक स्ट्रैंड और मैं डीएनए का ले लेता हूं क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 5 डैश है, 3 डैश है। तो आप लोगों को याद ये रखना है कि जो नया स्ट्रैंड हमारा आरएनए का बनेगा वो बनेगा बच्चों ऑलवेज कैसे, जैसे डीएनए बना था, दैट इज 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में, इस तरीके से नया स्ट्रैंड बनेगा। यानी यहाँ पर केवल और केवल एक स्ट्रैंड ही डीएनए का टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा उसे बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसे दूसरा नाम दिया जाता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बच्चों। इसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट है कि डीएनए में से केवल एक स्ट्रैंड ही हमारे लिए टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल बिल्कुल फॉलो करेगा। जहां पर एडेनिन होगा, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाने यूरेसिल आ जाएगा थाइमिन की जगह, और जहां जहां पर ग्वानिन होगा वहां वहां पर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड बनाने साइटोसिन आ जाएगा। जहां साइटोसिन होगा वहां वहां पर ग्वानिन आ जाएगा, और ऐसे ही जहां पर अगेन थाइमिन होगा और थाइमिन की जगह थाइमिन होगा डीएनए में, तो आरएनए में आ जाएगा आपका एडेनिन। याद ये रखना है कि एडेनिन की जगह थाइमिन आता है लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं आएगा, उसकी जगह कौन ले लेगा बच्चों, यूरेसिल ले लेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल यहां भी लग रहा है ट्रांसक्रिप्शन में। एक्सेप्शन क्या बताया गया, एक्सेप्शन बताया गया कि एडिनोसिन कंप्लीमेंट नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ठीक है। तो एडिनोसिन बनाते समय हमें ये बात की याद रखनी है कि यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा थाइमिन की जगह एडेनिन से पेयर अप करने। However, unlike in the process of replication, which one set in, the total DNA of an organism gets duplicated. In transcription, only a segment of DNA and only one of the strand is copied to RNA. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई, कहा गया कि रेप्लिकेशन में बच्चों जैसा आप जानते हैं कि पूरे के पूरे डीएनए को हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं कर सकते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे नया डीएनए बन जाता है, इसीलिए एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या होता है, कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए का कुछ सेगमेंट ही ट्रांसक्रिप्ट के रूप में उपयोग किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं। दूसरा, डीएनए का केवल और केवल एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में काम करता है आरएनए बनाने में। आगे क्या कहते हैं, दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग द बाउंड्रीज, इससे क्या पता चले, हमें बाउंड्रीज पता चलती हैं, दैट टू डिमार्केट द रीजन, इससे हमें रीजन पता चलेगा जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, एंड डीएनए के स्ट्रैंड के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराने में उपयोगी सिद्ध होगा, जिसे हम लोग टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोला करेंगे। चलिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जैसे हमने डीएनए में बच्चों दोनों स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन किया, तो यहां हम क्यों नहीं कर सकते, दोनों स्ट्रैंड ले लेते हैं, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे,
तो क्या हो गए, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए इस बारे में क्या कहती है कि वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों स्ट्रैंड से कॉपी कर लेते, है ना। तो इसका सिंपल आंसर दिया गया। आंसर नंबर 1 क्या है, सबसे पहले अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लगे तो ये कोड करेंगे उस आरएनए मॉलिक्यूल के लिए जो इनमें डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे। तो यहाँ पर दो आरएनए ऐसे मॉलिक्यूल बनेंगे जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस के आरएनए का मॉलिक्यूल मिलेगा। रिमेंबर, कंप्लीमेंटेरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल तो नहीं होता है। यहाँ जरूर ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री में कि जहां जहां प्यूरिन होते हैं वहां वहां पिरिमिडिन हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं आइडेंटिकल होगा। एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन्स, और अगर ये दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोटीन बनाने के लिए ले गए तो क्या होगा बच्चों, अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट होंगे। उससे क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन बनेगी, और एक ही काम के लिए दो डिफरेंट प्रोटीन का पाया जाना, यानी हमारी जो पर्पस था वही बिगड़ जाएगा, क्योंकि हर एक काम के लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार होती है, तो वो काम फिर खत्म हो जाएगा इसका। Hence, one segment of the DNA would be coding for two different protein। ये देखिए निकल के आ रहा है कि एक सेगमेंट डीएनए का दो डिफरेंट प्रोटीन बनवाएगा, एंड दिस वुड कम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन चल रहा है उसको ये बाधित कर देगा, रुकवा देगा। दूसरा कारण दिया गया कि अगर ऐसा होता है कि डीएनए के दोनों थ्रेड टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं तो क्या होगा, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, ये कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल आरएनए के एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे टू ईच अदर, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों आपस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन, और ऐसा आरएनए प्रोटीन के फॉर्म में नहीं जा पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन। मतलब बर्बाद हो जाएगी प्रोसेस पूरी की पूरी, यानी ट्रांसक्रिप्शन करना ही बेकार हो गया। अब इसको मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पेज पे, एक ब्लैंक पेज पे, कि क्या एनसीईआरटी ने आपको समझाया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ से सेंटेंसेस के फॉर्म में और अदर टाइप से आपसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो जो एनसीईआरटी ने आपको कहा है इस चीज को मैं एक ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ एग्जाम्पल दे करके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी बच्चों। चलिए हम यहाँ पर डीएनए के दो थ्रेड बना लेते हैं, ठीक। ये दोनों स्ट्रैंड है, इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने बनाया है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 डैश है बच्चों, और इस वाले स्ट्रैंड को मैं 5 डैश स्ट्रैंड बोल रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे 5 डैश हो जाएगा और ये 3 डैश हो जाएगा। अभी आगे हम लोग बात कर लेंगे, चलते हैं। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया ATGC TAGCT AGC, इस तरह से सीक्वेंस डाल दिया। हियर मैंने क्योंकि ये ए है एडनीन, तो यहाँ आ जाएगा थाइमीन, थाइमीन है तो एडनीन आ जाएगा, ग्वानीन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानीन, थाइमीन है तो एडेनिन, एडनीन है तो थाइमीन, ग्वानीन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानीन, थाइमीन है तो एडनीन, एडनीन है तो आपका आ जाएगा थाइमीन, ग्वानीन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानीन आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये सीक्वेंस आपने बना लिया। अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एनसीईआरटी कहती है अगर डीएनए के ये दोनों थ्रेड ही, वैसे नॉर्मली क्या होता है, ये 3 डैश 5 डैश वाला एंड ही बच्चों काम करता है टेम्पलेट की तरह, इसी से बच्चों हमारा नया आरएनए बनेगा, इसी को पढ़ करके नया आरएनए बनेगा। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है कि हमें ये दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट बनाने हैं। तो अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट बनाओगे तो होगा क्या, वो देखो जरा। यहाँ पे मान लीजिए आपको आरएनए मिला, तो ये जो आरएनए मिलेगा वो होगा 3 डैश और 5 डैश वाला। तो यहाँ पर थाइमीन था तो एडनीन आ जाएगा, एडनीन होगा तो यहाँ यूरेसिल आ जाएगा, साइटोसिन होगा तो यहाँ ग्वानीन आ जाएगा, ग्वानीन होगा तो साइटोसिन आएगा, एडनीन होगा तो यहाँ थाइमीन आएगा, थाइमीन होगा तो यहाँ एडनीन, साइटोसिन है ग्वानीन, ग्वानीन है साइटोसिन, एडनीन है तो आपका थाइमीन नहीं, सॉरी यहाँ यूरेसिल आ जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों यूरेसिल कर लीजिए, ठीक है। आगे थाइमीन है तो एडनीन, साइटोसिन है तो ग्वानीन, और ग्वानीन है तो साइटोसिन, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप नया आरएनए को बनाइए, एडनीन है तो यूरेसिल आ जाएगा, उसके बाद थाइमीन है तो क्या आ जाएगा आपका, एडनीन आ जाएगा, ग्वानीन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानीन, फिर थाइमीन है एडनीन, एडनीन है थाइमीन तो यूरेसिल,
ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, थाइमीन है तो यहाँ पे एडीन आएगा, एडीन है तो यूरेसिल आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो देखिए ध्यान से। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ AUG, CU, AGCU, AGC मिल रहा है, ये 3-5 है। जरा 3-5 को आप यहाँ पे रखिए, ये जो नया मिला, ये जो नया थ्रेड मिला है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी बच्चों? इसकी पोलैरिटी होगी 5- और 3-, ये जो नया स्टैंड हमने बनाया। अब मैच करिए, एडनीन है, एडनीन है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? थाइमीन आना चाहिए, थाइमीन मतलब यूरेसिल, देखिए आ गया यूरेसिल। फिर यूरेसिल है तो एडनीन आ गया, ग्वानिन है तो साइटोसिन आ गया, साइटोसिन है तो ग्वानिन आ गया, एडनीन है तो यूरेसिल आ गया, यूरेसिल है तो एडनीन आ गया। क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों, दैट इज अगर हम इन दोनों को ऐसे पास पास रख दें, 5-, 3- एंड ऐसे मिलाकर के ये वाले को रख दें, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये जाकर के एक दूसरे के साथ यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट हो जा रहे हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल अगर फॉलो करेंगे तो हमारा आरएनए हो गया बच्चों डबल स्ट्रैंडेड। अब अगर ये डबल स्ट्रैंडेड इस तरीके से हो गया तो कोई भी कोड पढ़ने वाला बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना लेंगे तो आप बताइए मेरे को कि टीआरएनए आकर के कहाँ बैठेगा, और जब टीआरएनए इस पे बैठ नहीं पाएगा तो कैसे अमीनो एसिड लिंक होंगे? इसलिए पूरी प्रोसेस ही बर्बाद चली जाएगी, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी इंफॉर्मेशन को एनसीईआरटी ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। पहला रीजन दिया है कि अगर डीएनए के दोनों टेम्पलेट वर्क करेंगे तो एक ही काम के लिए दो डिफरेंट प्रोटीन बन सकती है। दूसरा कारण दिया है कि अगर दोनों टेम्पलेट की तरह वर्क करने लग गए तो आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करते हुए डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से आगे बच्चों प्रोटीन नहीं बनेगी। ये दो एस्पेक्ट एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया कि वाई हम डीएनए के दोनों थ्रेड को टेम्पलेट की तरह काम क्यों नहीं में ला सकते, आरएनए क्यों नहीं बना सकते। तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल में हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। वो तीनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा। ये 3 चीजें एनसीईआरटी में दी गई है। एक होता है प्रमोटर रीजन बच्चों, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है टर्मिनेटर। ये आपके एनसीईआरटी में ड्रॉ करके भी बताया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो समझाई गई है, तो ये डायग्राम यहाँ पे एनसीईआरटी में बना हुआ है, दैट इज स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो देखिए यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दिए गए हैं। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5- से लेकर के 3- है, और एक पोलैरिटी 3- से 5- है। अब एक बात आप याद करिए कि जिस यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, मेन एंजाइम है ये डीडीआरपी। ये डीडीआरपी की जो खुद की डायरेक्शन होती है वो होती है 5- 3- तो अगर ये 5- 3- पोलैरिटी रखता है एंजाइम, तो इसका टेम्पलेट कैसा होना चाहिए? जिस टेम्पलेट को यूज करेगा वो कैसा होना चाहिए? 3- 5- यानी हमारा ये वाला जो ब्लू वाला जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। तो जो दूसरा स्ट्रैंड बचेगा जो किसी भी चीज के लिए कोड ही नहीं करता, उसे बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, नथिंग कोड। या एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड कोड ही नहीं करता किसी इंफॉर्मेशन के लिए, बेकार है हमारे लिए, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी स्ट्रैंड की हेल्प से हम हर रीजन को पहचानेंगे। जैसे हमें कहना है कि प्रमोटर कहाँ होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रमोटर रीजन डीएनए पर कहाँ होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, तो हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड के 5- एंड पे प्रमोटर रीजन होता है। फिर अगर कोई पूछे कि बताइए कोडिंग यहाँ पर टर्मिनेटर का रीजन कहाँ होता है, तो हम बताएंगे कोडिंग स्ट्रैंड के 3- एंड पे टर्मिनेटर रीजन होता है। ठीक है। और फिर कोई पूछे कि ये बताइए स्ट्रक्चरल जीन वाला जो सीक्वेंस है वो कहाँ मिलता है, तो हम दिखाएंगे कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5- 3- के बीच वाले हिस्से को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। इस तरीके से हमें बताना है, बातों को बोलना है। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम आपको बताया। अब फिर से हम पीछे चलते हैं और देखते हैं उन 3 चीजों का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखिए। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजंस।
3 रीजन कौन कौन से हैं? प्रमोटर रीजन है, ये बच्चों कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे पाया जाता है। और टर्मिनेटर रीजन है, ये 3' एंड पे पाया जाता है, और स्ट्रक्चरल जीन है जो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। अब एनसीईआरटी कहती है देयर इज अ कन्वेंशन, एक कन्वेंशन है डिफाइन करने में दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिंस द टू स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी। अब आपको ये पता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं पोलैरिटी में, एक होता है 3' 5' तो दूसरा होता है बच्चों 5' 3'। और ये भी आपको पता चल चुका है कि जो जितने भी डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो या आरएनए पॉलीमरेज हो, उसके कैटलाइज करने की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो केवल एक ही होती है। वो केवल और केवल 5' 3' डायरेक्शन में ही काम कर सकता है। खुद की इटसेल्फ उसकी खुद की जो डायरेक्शन होती है वो 5' 3' होती है। द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी, तो जो स्ट्रैंड डीएनए का 3' 5' रखेगा उससे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है कि जहां पे जो स्ट्रैंड डीएनए का 3' 5' एंड रखेगा उसे टेम्पलेट बोलेंगे, और उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा करेंगे। तो जो अदर स्ट्रैंड होगा जिसकी पोलैरिटी बच्चों 5' 3' होगी, वहां पर क्या होगा? एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए, इसका सीक्वेंस कैसा आएगा बच्चों? आरएनए के जैसा आएगा, केवल और केवल अंतर ये होगा कि वहां डीएनए पर थाइमीन होगा तो यहाँ यूरेसिल आ जाएगा। इट डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इतना ही अंतर आएगा। तो कह रही है एनसीईआरटी स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड व्हिच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, जो किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करता, इसे हम रिफर करते हैं बच्चों कोडिंग स्ट्रैंड की तरह, इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोला करते हैं। All the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand। इसको जितना चाहिए आप डार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, चांद सितारे लगा दीजिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रेफरेंस पॉइंट हम आरएनए में लेते हैं वो हमेशा हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड से ही लेते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे प्रमोटर रीजन, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे टर्मिनेटर रीजन, इस तरीके से आप लोग भी बोलना स्टार्ट कर दीजिए। To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below। वही जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया वही एनसीईआरटी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रही है। अब जरा जानते हैं कि प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है और ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, 3 रीजन है। प्रमोटर रीजन है, लास्ट में टर्मिनेटर रीजन लगा हुआ है, और बीच में लगा हुआ है स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रमोटर, अब प्रमोट से क्या समझ में आता है? जहां से शुरुआत होगी। तो प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड 5' एंड, दैट इज अप स्ट्रीम बोल सकते हैं। ऑफ स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी? यहाँ पर 5' होगी, है ना, 5'। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस। तो प्रमोटर क्या है? एक प्रकार का डीएनए सीक्वेंस है जो कि प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट, किसके लिए बच्चों? आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम यहां आकर के बंधेगा। प्रमोटर रीजन एक बाइंडिंग सीक्वेंस बनाता है और बताता है कि आरएनए पॉलीमेरेज भैया आपको आकर के यहीं पर बंध जाना है, बाइंड हो जाना है। एंड प्रमोटर रीजन क्या करता है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। और प्रमोटर देखिए खुद भी ये भी बता रहा है, कह रहा है इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन के पता होने से पता लगने से हम बता सकते हैं कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है और कौन सा कोडिंग स्टैंड है। कैसे बता सकते हैं? हमने प्रमोटर को देखा और देखा प्रमोटर मौजूद है 5' एंड पे, यानी जिस एंड पे हम मौजूद है वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करेगा, वो कोडिंग स्टैंड होगा। और जिस एंड पे ये नहीं है, दैट इज 3' पे, वहां पर क्या है? वो टेम्पलेट स्टैंड है। क्लियर? बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन, अगर हम प्रमोटर की पोजीशन को बदल देते हैं टर्मिनेटर के साथ, तो डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड भी बच्चों रिवर्स हो सकते हैं। कुड बी रिवर्स, बिल्कुल सही बात है। अब इसी अगर हम 5' पे ही मौजूद है बच्चों, 5' पे मौजूद है कोडिंग स्ट्रैंड के, और अब इसको और हम भेज देते हैं 5' पे उधर, तो क्या हो जाएगी? डेफिनेशन तो हमारी बदली जाएगी ना, दैट इज कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड की। टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड 3' एंड, ये भी आपको पता है। किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं 3' एंड जब कहेंगे तो हम रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कोडिंग स्टैंड के। और यह हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बोल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? स्ट्रक्चरल जीन।
कोडिंग स्टैंडर्ड यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर बताता है कि बस भैया यहीं तक चलना है ट्रांसक्रिप्शन, इसके आगे नहीं चलना है। इसके अलावा क्या होता है, देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होते हैं दैट मे बी प्रेजेंट कहां पर, फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। क्लियर है, प्रमोटर से पहले मौजूद हो सकते हैं और टर्मिनेटर के बाद भी मौजूद हो सकते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंसेस शॉल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये किसकी बात कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन, दैट इज लैक ऑपरेंड की बात कर रहा है कि जब हम लैक ऑपरेंड बताएंगे तो उसमें हम ऑपरेटर, प्रमोटर, आई जीन, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अपना ध्यान यही केंद्रित रखते हैं कि हमें कैसे बनाना है डीएनए से आरएनए। चलते हैं आगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। सबसे पहले आप डीएनए को देखिए, जैसे ये मान लीजिए डीएनए है और इस डीएनए पे एक सीक्वेंस लगा हुआ है ए टी जी सी टी ए जी सी सी जी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों जानिए कि ये जो इंफॉर्मेशन इस तरीके से कोड के रूप में मौजूद है, यही जीन है बच्चों, यही जीन मौजूद है। अब ये जीन बच्चों क्या होंगे, इन जीन को पढ़ करके आरएनए बनेगा। इस आरएनए को पढ़ करके वैसे ही सीक्वेंस की अमीनो एसिड वाली प्रोटीन चेन बनेगी और ये प्रोटीन चेन बच्चों एक्सप्रेस होगी, जिससे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जीवधारी में या ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन चलती है। तो हमें जानना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आरएनए में कहां पे डीएनए में कहां देखने को मिलेगी और जीन हम किसे बोलें, जीन होता क्या है। तो जीन को सबसे पहले आप डिफाइन करना चाहें तो हम इसको हर लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, डीएनए के लेवल पे, आरएनए के लेवल पे भी और प्रोटीन के लेवल पे भी। तो जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जानते हो नहीं जानते हो, मतलब माता पिता से अपने बच्चों में जो विशेषताएं जाती हैं, इनहेरिट करती हैं, वो किसके फॉर्म में करती हैं बच्चों, जीन के फॉर्म में ही करती हैं। क्योंकि एक जो डीएनए होता है सेल में पाया जाता है बच्चों, जब सेल डिवाइड करती है तो ये दोनों ही सेल में इक्वली जाता है और इस सेल की डीएनए में इंफॉर्मेशन प्रीवियस सेल की पूरी छुपी रहती है। तो जीन बताया जा रहा है, जीन जो कि मौजूद होता है डीएनए पे सीक्वेंस के रूप में, फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का, दो देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं है, ऐसा हमें ये पता चलता है कि जीन जो होते हैं डीएनए पे ही लोकेटेड होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। लेकिन फिर भी कह रही है एनसीईआरटी की टफ है, ये कठिन है कि हम डीएनए के सीक्वेंस के रूप में जीन को डिफाइन कर पाए। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए, जैसे मान लीजिए जो डीएनए का सीक्वेंस टीआरएनए या आरएनए मॉलिक्यूल को बना रहा है, सर ऑल्सो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं जीन की तरह। हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocystronic। और मोनोसिस्ट्रॉनिक किस में पाया जाता है बच्चों, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। क्या कहने की कोशिश हो रही है कि डीएनए सीक्वेंस जो कोड करते हैं टीआरएनए के लिए, आरआरएनए के लिए, वो भी तो जीन है, उन्हें भी जीन हमें बोलना पड़ेगा। कह रहे हैं यद्यपि डिफाइनिंग सिस्ट्रॉन को जब हम डिफाइन करते हैं, सिस्ट्रॉन माने अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम उसको बोल सकते हैं बच्चों मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनो का मतलब एक, अगर एक सिस्ट्रॉन मौजूद है तो इसे मोनोसिस्ट्रॉनिक बोला जाएगा और इसका एग्जांपल है बच्चों यूकैरियोट। जबकि पी से आता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक और इसे बोल सकते हैं प्रोकैरियोट। तो अगर इस यहाँ पे बच्चों कई सारे सिस्ट्रॉन मौजूद हैं तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोला जाएगा और ऐसा देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट। तो याद कर लीजिए मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कॉन्सेप्ट मौजूद है यूकैरियोट में, जबकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहां मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट में। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड है कोडिंग सीक्वेंस के द्वारा। इन जीन यूकैरियोटिक आर स्प्लिट हो जाते हैं। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, ये क्या कहने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी कि यहां पर देखिए ये जो सिस्ट्रॉन है, मान लीजिए ये पूरा जीन है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन यहां से लेके यहां तक सीधे सीधे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक में भी क्या हुआ है कि यहाँ पर बच्चों एक्सॉन है
एक्सॉन के बाद फिर इंट्रॉन आ जाते हैं, तो यहाँ मैं ई लिखता हूँ, इंट्रॉन की जगह आई लिखता हूँ। फिर इसके बाद आपके एक्सॉन आ जाएंगे, ठीक है, और फिर आपके बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन चलती रहेगी। तो ये एक्सॉन वाला पार्ट तो हमारे मतलब का है, इस डीएनए से आरएनए बनेगा और इसमें इंफॉर्मेशन छुपी है। जबकि ये इंट्रॉन जो है बेमतलब का है, फालतू का, ये हमारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट कर रहा है। तो जब हम आरएनए बनाए ना, तो पहले तो आरएनए हमारे पास रफली ऐसे ही बनेगा जिसमें एक्सॉन भी होंगे, इंट्रॉन भी होंगे। बाद में हम उनको कट करेंगे, तो ये स्प्लिट कर देंगे, है ना। स्प्लिट करके इसको हमें हटाना ही पड़ेगा। इसलिए स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट भी यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। स्प्लाइसियोसोम के द्वारा ये प्रोसेस को किया जाता है, जिसमें इंट्रॉन को काट के हम हटा देंगे और एक्सॉन को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ देंगे और फिर से हमारा नया आरएनए तैयार हो जाएगा। तो द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस डिफाइंड एज एक्सॉन्स। तो यहाँ पे देखिए सिस्ट्रॉन के अंदर बोल रहा है कि वो कोडिंग सीक्वेंस जो एक्सप्रेस हो जाएंगे उन्हें तो एक्सॉन कहा जाएगा, या एक्सॉन को कह सकते हैं वो सीक्वेंस हैं जो कि अपीयर होंगे मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में। एक्सॉन को इंटरप्ट कौन कर रहा है बच्चों, एक्सॉन को रोकने का काम कर रहा है बीच बीच में इंट्रॉन। तो इंट्रॉन या इनको बोलते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंस, जो कि मैच्योर आरएनए में नहीं दिखेंगे या प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं दिखेंगे। तो इनको किसके द्वारा हटाएंगे, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट करेगा डेफिनेशन ऑफ जीन को इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो अगर डीएनए सेगमेंट के रूप में हम बोलने लग गए जीन को, तो स्प्लिट जीन भी तो आ रहे हैं, यानी इंट्रॉन भी तो आ रहे हैं। इंट्रॉन तो कुछ करते नहीं, इंट्रॉन को तो हम हटा देते हैं। यानी डीएनए के सीक्वेंस के रूप में अगर बोलना जाए जीन को तो बड़ा कठिन है, हम नहीं कह सकते कि क्या जीन है और क्या नहीं। चलिए आगे फिर बताती है एनसीईआरटी। Inheritance of character is also affected by promoter and regulator sequence of structural gene। किस कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसा होगा, किस तरीके से हो जाएगा, इसको बच्चों प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस स्ट्रक्चरल जीन के प्रभावित करते हैं। इसलिए समटाइम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और लूजली डिफाइंड एज, तो इनको रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को हम लूजली बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। इवन दो दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए या प्रोटीन, ना ही इनसे बच्चों रेगुलेटरी जीन से आरएनए बनना है, ना उस आरएनए से प्रोटीन बननी है, लेकिन फिर भी हम इनको कंसीडर करते हैं एज अ जीन। लेकिन कौन से जीन, दैट इज रेगुलेटरी जीन। हम मान लेते हैं कि ये रेगुलेटरी जीन्स है और ये सहायक है हमारी उस प्रोसेस को करने में, दैट इज डीएनए से आरएनए को ये बनवाएंगे। अब अगला जो सीक्वेंस है वो आपको, अगला जो टॉपिक है 5.5.3, ये टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको जानकारी दी, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट 6 में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करेंगे।